एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाले चैप्टर में, यूरोपियों के आगमन वाले चैप्टर के दूसरे लेक्चर में आज हम देखने जाएंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद हम इमीडिएटली देखेंगे डच के बाद एक बार हम कंप्लीट कर लेंगे, इसी क्लास में हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। एंड फाइनली वी विल सी ऑल्सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सो बेसिकली जब इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि ये कंपनी उस समय की सबसे पावरफुल कंपनी के रूप में इमर्ज होती है और पुर्तगालियों के सफाए में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। सो इन द लास्ट क्लास वी रेड अबाउट, हमने पिछली क्लास में पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा। एक्चुअली पिछले लेक्चर में आई गॉट वेरी फीडबैक फर्स्ट लेक्चर में कि क्लास में हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करने के लिए। सो आई विल ट्राई, मैं इस क्लास में कोशिश करूंगा कि हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करूं, मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, और इंग्लिश के शब्दों के प्रयोग के साथ साथ हिंदी शब्दों का भी प्रयोग करूं। सो हमारे सबसे पहले वी स्टार्टिंग विथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके पहले एक बार मैं जस्ट ब्रीफ दे दूं कि हम लोग कल से डिस्कस किया था कि हाउ कैसा ये पुर्तगाली हैं कैसे दे रीच टू इंडिया, और बेसिकली इनके इंडिया आने के पीछे का जो लॉजिक वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया, और इनके इंडिया आने के साथ साथ इनको समझ में आ गया कि इंडिया का मैरीटाइम जो समुद्री शक्ति है उसमें हम इनको ओवर पावर कर सकते हैं। तो इन्होंने आते आते 2-3 काम किया कि इन्होंने समुद्री क्षेत्र में अपने वर्चस्व को स्थापित किया। तो वास्को डी गामा ने जब इस रूट का खोज किया तो उसके बाद जब दूसरी बार वो आता है 1502 में, तो वो इस बार सोच के आता है, 20 शिप को लेके आता है और यहाँ अपने वर्चस्व को स्थापित करता है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। और इसको स्थापित करने के लिए वो कार्टाज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। उसके बाद प्रॉपर जो पुर्तगालियों की गवर्नमेंट है वो ये स्टैडो द इंडिया करके अपना पूरा इंपायर का विस्तार कर देता है पूर्वी इंडीज क्षेत्र में। सो स्टार्ट आउट इंडिया कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश किया जाता है और 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा केम एज वाइसरॉय, और ये अपने पावर का विस्तार करता है। और इसकी भी सोच यही होती है कि हमको जमीन पे बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसना, हमें समुद्री नेटवर्क को कंट्रोल करना है, समुद्र से ही सारा व्यापार होगा। तो उन्होंने बेसिकली 2 काम किया, समुद्र नेटवर्क पे कंट्रोल किया, और जितने भी यहाँ पे पहले से स्टैब्लिश ट्रेडर्स हैं उनको ये लोग धीरे धीरे रूट आउट कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। बेसिकली ये जो अभी ट्रेड हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा गल्फ ऑफ हॉर्मुज, सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ के थ्रू ये तुम्हारा जा रहा है यूरोप। दूसरा इस रूट से हो रहा, यहाँ से रेड सी होते हुए फिर ये जमीन का रास्ता पकड़ के फिर मेडिटेरेनियन सी होते हुए यहाँ पे तुम्हारे वेनिशियन है, इटली, इनके थ्रू जा रहा है यूरोप। सो इन्होंने बेसिकली ये अरब ट्रेडर्स जो हैं, जो ये भी शिप लेके जा रहे हैं, इनको एक तो इन्होंने मार्केट से हटाया समुद्री इन्फ्लुएंस को स्टैब्लिश करके, और धीरे धीरे इन्होंने अपने साम्राज्य को लगातार एक्सपेंशन की पॉलिसी के तहत में मार काट करके 1510 में इन्होंने गोवा कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे ये अपने कैप्चर वाले एरिया को बढ़ाते जा रहे हैं, और समुद्री इन्फ्लुएंस इनका मेन ताकत समुद्र को कंट्रोल करना है। सो इनके इस आधिपत्य के कारण, इनके इस वर्चस्व के कारण समस्या क्या क्रिएट हुई कि अब ये जो यहां से भारत से वो ट्रेड जा रहा है, भारत से ट्रेड अब इनके थ्रू जा रहा है। ये यहां से वो स्पाइसेस लेके जा रहे हैं और ये स्पाइसेस लेके यहां पहुंच रहे हैं। और मैंने क्लास में बताया था कि 1580 में इसको बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। 1580 में आइबेरियन पेनिनसुला फिर से एक हो गया, मतलब पुर्तगालियों के ऊपर स्पेन का कंट्रोल आ गया और पूरा का पूरा ये एक सिंगल पॉलिटिकल कंट्रोल में आ गया। सो आइबेरियन पेनिनसुला का एक तरह से एकाधिपत्य, एक छत्र राज हो गया इस ट्रेड पे। तो जो सेम प्रॉब्लम पुर्तगालियों को होती है कि जिसके कारण वो चाहते हैं कि हम लोग डायरेक्ट सी रूट इंडिया के लिए खोजें, अब यही लोग वो सेम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं यूरोप के दूसरे कंट्रीज के लिए। क्योंकि इनका ट्रेड पर अधिकार हो गया, तो यहां पे नीदरलैंड है, यहां पे कहीं दूर जाके इंग्लैंड है इस पोजीशन पे। अब इन लोगों को ये महंगा बेच रहा है। दूसरा,
दूसरी बात, ये जो दूसरे पावर्स हैं वो देख रहे हैं भैया तो बड़ा पैसा छाप रहा है, एक तो हमें महंगाई बेच रहा है और पैसा भी मुनाफा थोड़ा मोड़ा नहीं, 10 गुना 20 गुना 25 गुना इस लेवल में मुनाफा हो रहा है। सो अब दूसरे पावर्स भी इंटर करना चाह रहे हैं इस ट्रेड में, क्योंकि सी रूट तो पता अब ये चीज स्टैब्लिश हो गई है कि हाँ जाना बहुत बड़े, इंडिया में जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये लोग अक्सर आया जाया करते हैं। और इसी तरह टाइप नेविगेशन में बहुत सारा एडवांसमेंट भी हो चुका है। मैजेलन ने ऑलरेडी एक बार सर्कम नेविगेशन करने का प्रयास कर चुके हैं, उसकी पूरी फ्लीट एक बार वापस पहुंच जाती है, ऑल्दो वो फिलीपींस में मर जाता है। और उसी के बाद फ्रांसिस ड्रेक पूरा पूरा अर्थ का एक चक्कर लगाता है जहाज से। सो नाउ ये चीज जो अब मानसिक रूप से ये बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि यार भारत में जाना इतनी बड़ी समस्या की बात नहीं है, वी कैन गो। अभी दूसरे पावर्स भारत में जाने का प्रयास करना शुरू करेंगे और उसी क्रम में सबसे पहले जो आता है बहुत पावरफुली वो डच आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही कंपनी पहले फॉर्म होती है लेकिन पावरफुली डच आते हैं। सो डच की जो पहली शिप डच लेके आती है, डच के तरफ से कॉर्नेलिस डी हॉचमैन, ये एक मर्चेंट है और ये नेविगेटर का काम करता है, जहाज वहां चलाता है। तो 1595 में ये ईस्ट इंडिया के बैंटेन मतलब जावा आइलैंड पे ये लेके आता है। अब जावा आइलैंड कहाँ है, तो बेसिकली इंडोनेशिया के दो फेमस आइलैंड है, सुमात्रा एंड जावा। इंडिया से नजदीक में तुम्हारा पड़ता है सुमात्रा, दिस इज सुमात्रा एंड दिस इज जावा। सो अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछना हो तो ये पूछ सकता है कि इंडिया के मेन लैंड से, ये तुम्हारा इंडिया का मेन लैंड है और ये तुम्हारा अंडमान निकोबार है। सो प्रश्न पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार से एग्जैक्ट सटे हुए कौन सा आइलैंड है इंडोनेशिया का, दैट इज सुमात्रा। और कौन सा वाटर बॉडी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, बी रेडी फॉर दैट। सो जो पहली शिप ये लोग लेके आता है जावा में प्लेस है वो छोटा सा बैंटेम, वहां पे लेके आते हैं। और ये 1595 में जब लेके आता है तो धीरे धीरे वहां पे डच नीदरलैंड में बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग कंपनियां हैं जो बार बार अब ये ट्रेड करना शुरू कर रही हैं जा रही हैं। सो इन सबों को मिला के फाइनली 1602 में ये प्लान किया गया कि एक सिंगल कंपनी बनाओ, क्योंकि जब हम अलग अलग कंपनीज बनाएंगे तो उसका घाटा क्या है कि हम लोग आपस में ही कॉम्पीट करने शुरू करेंगे। सो हम जो दूसरे पावर्स हैं यूरोप के, पुर्तगाली और ब्रिटिश, उनसे हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम आपस में भिड़ेंगे तो चूंकि मसाले के व्यापार में बहुत ज्यादा अगर सप्लाई होने लगेगी अलग अलग कंपनी के द्वारा, तो जो प्राइस कंपटीशन के कारण गिरना शुरू हो जाएगा और ट्रेड में हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कार्टेल फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि कुछ जो 3-4 व्यापारी जो ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं वो पूरा का पूरा सप्लाई को कंट्रोल करते हैं ताकि अपने हिसाब से प्राइस को मैनिपुलेट किया जाए। सो एक कॉन्सेप्ट ये भी कि सिंगल कंपनी रहेगी तो हम नीदरलैंड में हम प्राइस को कंट्रोल करेंगे। सो इसी चीजों को ध्यान रखते हुए वहां की सरकार प्रॉपर डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म करती है, जिसको डच लैंग्वेज में वेरिंगडे ओस्टिंडे कैंपिंग, मतलब इसका मतलब भैया यूनाइटेड, वेरिंगडे मतलब यूनाइटेड, ये हो गया तुम्हारा ईस्ट इंडिया और ये कंपनी। सो दे फाइनली फॉर्म्ड वेरिंगडे ओस्टिंडे कंपनी, मतलब कंपनी VOC। इसलिए इनके फ्लैग पे जब भी आप देखेंगे तो VOC का मार्क लिखा होता है। बेसिकली VOC मतलब यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। लुक एट हियर, इनके फ्लैग पे जो मार्क है VOC, ये इनके कंपनी के नाम है। सो गेटिंग बैक, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी एडवांस है एक सेंस में। ये वर्ल्ड की सबसे पहली मल्टीनेशनल पब्लिक कंपनी है। समझो इस बात को कैसे, एक तो ये पहला समझो इस बात को कि कैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत एडवांस है। इसके पीछे पहला कारण ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर में उसको बहुत ज़्यादा पावर नहीं दिया गया है, लेकिन जब इसको ये कंपनी फॉर्म होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको बहुत सारे अर्ध सरकारी मतलब इसको सरकार जो काम कर सकती है वो सारे पावर्स इसको दिए। जैसे आप ट्रीटी साइन कर सकते हैं
ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट यू कैन साइन ट्रीटी विथ, आप जहां जहां जाओगे वहां पे यू कैन साइन ट्रीटी। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट बना सकते हैं, आप वार लड़ सकते हैं और अपनी प्राइवेट आर्मी भी क्रिएट कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे ऐसे इनको बहुत सारे पावर दिया गया, इसीलिए इनको क्वासी सॉवरेन पावर्स कहते हैं कि इन कंपैरिजन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ज्यादा पावर है और प्लस जो इसको कैपिटल प्रोवाइड किया गया वो भी बहुत ज्यादा है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कि ये पहली कंपनी है जिसका स्टॉक, जिसका शेयर प्राइस पब्लिकली इशू होगा। जैसे आज के प्रेजेंट डे में क्या होता है, जैसे कोई कंपनी पहली बार जब पब्लिक से पैसा उठाने चाहती है तो वो क्या इशू करती है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले जोमेटो, ये स्विगी आने वाला है एंड ओयो का भी आने वाला है, उसके पहले पेटीएम, इन लोगों ने पहले अपना आईपीओ इशू करते हैं। और आईपीओ इशू मतलब पहली बार ये पब्लिक को पैसा दिया। आईपीओ अगर आपने मिल गया, फिर ये आईपीओ का हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ में खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो आईपीओ जब पहली बार आता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। और जब हम इसको आपस में खरीद फरोख्त करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। जब ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाता है, सेकेंडरी मार्केट। तो सोचो ये कॉन्सेप्ट आज का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग आज के प्रेजेंट डे में पढ़ते हैं और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से लेके मर्चेंट बैंकिंग सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये काम ईस्ट इंडिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में कर रही है। 1602 में इसके शेयर्स एम्स्टर्डम के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। मतलब आप इसके शेयर को खरीद बेच सकते हैं और इस तरह से ये अपने लिए हैवी कैपिटल को ये लेके आती है। सो कई एंगल से ये जो अभी जो आगे जाकर अपन पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उससे ये कहीं स्ट्रांग है। सो 1602 में ये कंपनी फॉर्म होगी, इसके पास बहुत पावर है और पैसा दोनों है। सो दे नाउ फर्स्ट कमिंग टू वेयर, ये आएंगे तुम्हारे इंडोनेशिया में, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा इंडिया में इंटरेस्ट नहीं है, इनको इंटरेस्ट है स्पाइसेस में। और इनफैक्ट एक बात समझने का प्रयास करना कि जितनी भी कंपनीज फॉर्म हो रही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश हो या डच हो या फिर पुर्तगाली हो, वो सारी पहले मसाले के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जरा लॉजिकली सोचो, ये कंपनी फॉर्म होती है, तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है 1600 में और इंडिया में 1608 में आते हैं। इनको 8 साल तक इंडिया में एज सच बहुत इंटरेस्ट नहीं है। दे आर इंटरेस्टेड, कहां पे इंटरेस्टेड है, ये इंटरेस्टेड है इंडोनेशिया में, ये इंटरेस्टेड है स्पाइस आइलैंड में, ये मसालों में इनका इंटरेस्ट है। सो जब 1603 में ये पहली बार तुम्हारा स्टीवन वैंडर हेजन, पहली बार सर एडमिरल स्टीवन वैंडर, ये तुम्हारा लेके आते हैं शिप। और पहली शिप इनके कहां जाती है, अगेन बैंटेन जावा, जिसके बारे में जस्ट थोड़ी पहले मैंने दिखाया कि वेयर इज जावा, लुक दिस इज जावा। यहां पे आपका इस जावा आइलैंड पे तुम्हारा बैंटेन, ये स्मॉल प्लेस। सो 1603 में दे एस्टैब्लिश अपना ट्रेडिंग पोस्ट, फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट जावा में एस्टैब्लिश करते हैं। और इसी साल चूंकि इनको अब इनके साथ में दो मेजर इनके पास में इश्यूज हैं। एक तो इशू ये है कि पहले जो पुर्तगालियों का वर्चस्व बना हुआ है उस वर्चस्व को खत्म करना, पुर्तगालियों के वर्चस्व को खत्म करना, और दूसरा अपना वर्चस्व स्थापित करना कैसे, जो लोकल रूलर्स हैं उनके साथ में उनको हरा के, और जो अलग अलग अभी जो अलग अलग कंपनीज फॉर्म हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, डेनिश कंपनी आएगी, उन सबको दूर करके तो इनसे भी लड़ना है और पुर्तगालियों के वर्चस्व को भी खत्म करना है। और पुर्तगालियों ने एक काम अच्छा कर रखा है कि पुर्तगालियों ने जो अरब ट्रेडर्स पहले से ट्रेड कर रहे थे उनको ये मार्केट से लोग एलिमिनेट कर चुके हैं। तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने आधा काम तो इन लोगों कर रखा है। इन्होंने पुर्तगालियों ने अरब को हटा रखा है, अभी पुर्तगाली को हटाएंगे। सो इसी क्रम में 1603 में ही एक लोग बहुत बड़ा कांड करते हैं। देयर इज शिप कॉल्ड सेंट कैटरीना, शिप का नाम होता है सेंट कैटरीना।
ये एक पुर्तगाली शिप है और ये सिर्फ मसाला लेके लौट रही है, मसाला लेके यहाँ से इंडोनेशिया से लौट रही है, और ये लोग यहीं बीच में इस शिप पर अटैक करके इस शिप का सारा सामान लूट लेते हैं। और लूटने के बाद जब इस सारे सामान को ये बेचते हैं डच वाले, पता चलता है कि हम जितना कैपिटल पहली बार वो जमा किया था 50% उसका प्रॉफिट निकाल चुके हैं। सो इस तरह से लोग डच को कमजोर करना पोर्चुगीज को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। उसी स्ट्रैटेजी का पहला पार्ट होता है 1603 में सैंट कैटरीना शिप पे ये अटैक करते हैं और पुर्तगालियों से इनका पंगा शुरू हो जाता है। फिर ये बेसिकली यही इनका रूट है। दिस इज द मलाक्का स्ट्रेट, दिस इज अ फेमस सी। आज भी ये मलाक्का स्ट्रेट बहुत फेमस है। मलाक्का स्ट्रेट इज अ मेजर सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इसको कंट्रोल हर कोई करना चाहता, और ये एक फेमस चोक पॉइंट है। हम लोग चोक पॉइंट क्यों बोलते हैं कि जब भी कोई नैरो बॉडी से तुम्हें पैसेज करना होता है, इसको अगर बंद कर दो तो तुम्हारा पूरा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पूरा तुम्हारा टूट जाएगा। सो दैट टाइम इनको ही पता था, इसलिए ये दे वांटेड टू हैव कैप्चर। तो इसी चोक पॉइंट के अराउंड में वो लोग सैंट कैटरीना को अटैक करके वहां से लूटपाट मचा लेते हैं। ठीक है, फिर फाइनली चूंकि इनका पंगा मेनली डच से है, सो दे अगेन व्हाट दे विल डू, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एम्बॉन। ठीक है, और ये भी तुम्हारे इसी देखो यहाँ पे प्लेस एम्बॉन दिख रहा होगा, ये तुम्हारा इंडोनेशिया के थोड़ा सा पूर्वी दिशा में है। ठीक है, ये तुम्हारा एम्बॉन है, ये तुम्हारा मालुकू आइलैंड है, जिसी में स्पाइस आइलैंड भी इसको बोलते हैं। स्पाइस आइलैंड भी इसको बोलते हैं, मालुकू आइलैंड को स्पाइस आइलैंड। सो ये अब पोर्चुगीज के कब्जे में था, और एम्बॉन से भी इसको हटा के दे कैप्चर्ड इट, और पोर्चुगीज को इन्होंने, पुर्तगालियों को इन्होंने यहां से भी हटा दिया। तो धीरे धीरे देख रहे हो, इनका 1602 में कंपनी फॉर्म हुई है, 1605 में इनका एक्सपेंशन हर जगह से पुर्तगाली से पंगा ले रहे हैं, इनको बस हटाना मार्केट से। और 1605 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है कि नाउ दे केम टू इंडिया। 1605 में वो भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। कहां पे? मसूलीपट्टनम, जो आज के प्रेजेंट डे मछलीपट्टनम है। लुक एट हियर। और यहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के पीछे मेन कारण क्या है? इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसका रणनीतिक, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि यहां से तुम्हारा आना और जाना, चूंकि फेमस हार्बर लोकेशन है ये, तो यहां पे आना जाना काफी आसान है। प्लस इसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन है कि यहां से तुम डायरेक्टली अपने जावा सुमात्रा की तरफ जा सकते हो, बीच में यहां आके यहां से फिर ट्रेड लेके तुम वापस निकल सकते हो। सो इन्होंने मसूलीपट्टनम में एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1605। इसके बाद धीरे धीरे 16 इनका मेन फोकस पूर्वी एशिया की तरफ है, और खास करके इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान। तो इसी क्रम में इन्होंने 1609 में जापान के साथ भी अपना ट्रेडिंग पोस्ट एस्टैब्लिश कर लिया। सो जापान के साथ में इनका ट्रेडिंग पोस्ट एस्टैब्लिश हो गया, और धीरे धीरे इनका जो कारोबार है बढ़िया चलने लगा। बिकॉज इनके पास तीन चीजें क्या है? एक तो फोर्स है भैया, इनका ये ज्यादा फोर्सफुल है पुर्तगालियों से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। प्लस इनका डिप्लोमेसी, ये शाम दाम दंड भेद सब करना चाहते हैं। और तीसरा, पैसा बहुत है इनके पास, पैसा बहुत है, क्योंकि पैसा ये डायरेक्टली वहां पे गवर्नमेंट इनको पैसा फंडिंग कर रही है। प्लस ये कंपनी स्टॉक लिस्टेड भी है, तो ये पब्लिक से ही पैसा उठा पा रही है, तो इनके पास कैपिटल ही बहुत है। और दूसरा तो लूट पाट तो बचा ही लेते हैं बीच बीच में। सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपने ईस्ट एशिया में अपने व्यापार को, अपने प्रभुत्व को, अपने वर्चस्व को, आधिपत्य को लगातार एक्सपैंड करते जा रही है। और इसी क्रम में 1618 में बहुत ही फेमस गवर्नर जनरल आता है। ठीक है, धीरे करके 1610 में उन्होंने गवर्नर जनरल का पोस्ट क्रिएट कर दिया है, और इसका नाम होता है यान पीटरसन कोइन। इसको जैन को यान पढ़ते हैं, यान पीटरसन कोइन। और ये बड़ा एग्रेसिव है, तो इसके अग्रेशन के कारण अब ब्रिटिशर्स और इंग्लिश के बीच में, ब्रिटिशर्स और डच के बीच में संबंध तो खराब होंगे। और ये लोग जब पुर्तगालियों को हटाना होगा, लड़ना होगा, तो आपस में ये लोग एक साथ हो जाएंगे। जब
आपस में फिर कंपटीशन की बात आएगी तो फिर ये मतलब बिल्कुल लो लेवल पे भी जाके एक दूसरे के साथ में किसी भी तरह घटना कर सकते हैं। तो इसी क्रम में 1618 में जब ये आता है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट घटना होती है, जो डच है, डच कैपिटल जकार्ता, जो स्मॉल प्लेस, उसको रीनेम किया बैटिविया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के 1619 के बाद बैटिविया इनका कैपिटल बन जाएगा। डच ईस्ट इंडीज का कैपिटल बन जाएगा बैटिविया, और यहीं से इनका सारा कुछ फंक्शन होगा। पूरा जो इनका ईस्टर्न एम्पायर है, दैट ईस्टर्न एम्पायर को यहीं से ये लोग रूल करेंगे। सो ये इनका कंप्लीट हेडक्वार्टर एशिया में बन जाता है बैटिविया, ठीक है, 1619 में। इसके बाद एक और जो बहुत महत्वपूर्ण घटना इसी क्रम में होती है और जो बहुत ही दुखद भी होती है कि एक स्मॉल आइलैंड है, बैंडा आइलैंड, मलुका आइलैंड है ना, स्पाइस आइलैंड, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं दिखाया था, वो स्पाइस आइलैंड के बगल में, स्पाइस आइलैंड के ही पार्ट है, आर्चिपेलागो का पार्ट है। और यहां पे एक स्पेशल तरह का मसाला होता है जिसको अपन बोलते हैं नटमेग, हिंदी में इसको बोलते हैं जायफल। और एक जायफल एकमात्र उस समय इसी आइलैंड पे होता था। सो नटमेग को कंट्रोल करने के लिए, नटमेग के व्यापार को कंप्लीटली मोनोपोलाइज करने के लिए, ये जो तुम्हारा यान कोन है, इसने क्या किया, उस आइलैंड पे जितने भी लोग थे, लोकल पॉपुलेशन, बहुत सारा मतलब कि हजारों लोगों को इसने मार दिया, सिर्फ इस आइलैंड को कंट्रोल करने के लिए। और आइलैंड बेसिकली जायफल के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए इसने हजारों लोगों को मार दिया। और यहां से बाहर से इंडेंचर्ड लेबर लेके आए, ये लोकल पॉपुलेशन को हटा के बाहर से लेबर ला के यहां पे खेती करवाता है नटमेग की। तो दिस इज अ वेरी फेमस इंसिडेंट, और ये दिखाता है कि डच ईस्ट इंडिया वाले किस लेवल तक जा सकते हैं अपने ट्रेड के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। और इसी सब का इंस्पिरेशन ईस्ट इंडिया कंपनी लेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लगेगा कि अरे यार डच वालों तो ये कि अपन भी करेंगे। सो 1621 में एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होता है, बैंडा मैसेकर। बैंडा मैसेकर मतलब नरसंहार। और इसके इमीडिएटली दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखो लुक कैसे लोगों को मारा जा रहा है, यू कैन सी द इमेज। दिस इज द बैंडा, यहाँ पे स्मॉल प्लेस है एट दिस, जहाँ पे तुम्हारा स्पाइसेस नटमेग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। 1622 में, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब डच और ब्रिटिशर्स को पुर्तगालियों और अलग दूसरे पावर हराना होगा तो दे विल कोऑपरेट, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे। सो इसी कारण से 1622 में इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैप्चर करने के लिए दोनों कंबाइंडली वहां पे जाकर अटैक करते हैं, पुर्तगालियों को हटाते हैं और उसे कैप्चर में लेते हैं। दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। This is, look at here, this is Gulf of Oman, this is Gulf of Oman, this is Persian Gulf, और इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग बॉडी है उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो ये भी एक तरह का चोक पॉइंट है। यहां से जो बॉडी, जो भी शिप वगैरह लेन वगैरह जाएगी, उसको यहां से कंट्रोल किया जा सकता है। किसको अगर चोक करनी, ये टिप ओमान का है, ठीक है, और ये ईरान। सो यहां से यू कैन कंट्रोल। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दे कैप्चर्ड इन 1622 विद द हेल्प, दोनों इसमें कंबाइन हो गए। और इसी की ठीक बात तुमको बिलीव नहीं होगा कि डच वालों ने एक साल बाद इमीडिएटली, जहां पे लोग ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक एक साल बाद इन्होंने इतना बड़ा नरसंहार किया। डच वालों ने अंग्रेज के 10 लोगों को मार दिया। इसको बोलते हैं एम्बियोना मैसेकर, एम्बियोना नरसंहार। और इसके पीछे भी वही कारण था कि अगेन ये जो प्लेस एम्बॉन है, एम्बॉन के पास में एक जगह है, इसी में एम्बियोना, यहाँ पे डच वालों ने अंग्रेज के 10, जापानीज के भी 10
नहीं, अंग्रेज के 10, पुर्तगालियों के 10 और एक जापानीज को मार गिराया। किस लिए मारा? किस लिए? कि तुम हमारे ट्रेड मोनोपोली को डिस्टर्ब कर रहे हो। और इस घटना के बाद से दोनों के संबंध बहुत खराब हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के संबंध अब बहुत खराब हो गए। अब दोनों के जो राइवलरी है, दोनों का आपस में मनमुटाव है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। 1623 के बाद इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध खराब होने शुरू हो गए। और धीरे 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 डच अपना जो पावर है, उस पावर को लगातार एक्सपैंड किए जा रहा है। और बेसिकली मैं बार बार कह रहा हूं, इनका फोकस कहां पे है? इनका फोकस तुम्हारा ईस्टर्न एशिया की तरफ में। सो दे कैप्चर ताइवान। ताइवान भी देखो कहां पे है, ईस्टर्न जापान के नीचे, साउथ चाइना सी के ऊपर, ठीक है। तो ताइवान दे कैप्चर 1624। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को कैप्चर करना वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। सो 1639 से लेके इसके लगातार प्लानिंग चल रही है, और 1641 से फाइनली दे कैप्चर्ड स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को कैप्चर करने के लिए जो ये पोर्चुगीज से कैप्चर होता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सारे का सारे कैप्चर किसने? पोर्चुगीज ने कर रखा। तुमको पता था कि ये चोक पॉइंट है, चोक पॉइंट है, कंट्रोल कर रखोगे तभी तुम अपना मैरीटाइम इन्फ्लुएंस को दर्शा सकते हो। सो इस चोक पॉइंट को उन्होंने कैप्चर कर रखा था। लेकिन सब पुर्तगालियों के कैप्चर से डच ने इसको 1641 से फाइनली ले लिया विद द हेल्प ऑफ सुल्तान ऑफ जौहर। लेकिन समझो बात को, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज सिग्निफिकेंस? दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। सो कोई भी ट्रेड ऐसे होके आएगा तो वो ऐसे ही होके जाएगा। इधर से होके ही पास करना है, इधर से होके ही ऊपर जाना है। दिस इज योर ताइवान, राइट? दिस इज आई थिंक फिलीपींस। सो कोई भी ऊपर में ट्रेड जाना है, जापान में जाना है, चाइना के तुम्हारा बीजिंग, शंघाई वगैरह में जाना है, तो वो साउथ चाइना सी को होते हुए मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू ही क्रॉस करेगा। सो मलाक्का स्ट्रेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना भी मलाक्का स्ट्रेट को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है अपने ट्रेड के लिए, और चाइना जानता है कि इसके मलाक्का स्ट्रेट पे इसकी डिपेंडेंसी बहुत है। तो अगर मलाक्का स्ट्रेट को अगर कैप्चर कर लिया गया, सो इसके जो भी ट्रेड कम्युनिकेशन उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसी को काउंटर करने के लिए इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इसने पाकिस्तान के थ्रू एक दूसरा कम्युनिकेशन लाइन स्टैब्लिश किया। पाकिस्तान का कौन सा पोर्ट है? ग्वादार पोर्ट। सो ग्वादार पोर्ट से डायरेक्टली चाइना अपना सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश कर सकता है, इसी चोक पॉइंट को अवॉइड करने के लिए। सो ये जो चोक पॉइंट वाली स्ट्रैटेजी है ना, मैरीटाइम स्ट्रैटेजी, ये तब से चली आ रही है। सो पुर्तगालियों के कैप्चर से फाइनली मलाक्का को कैप्चर कर लिया गया 1641 में डच ने। सो डच धीरे धीरे इस पूरे एरिया के इनका आधिपत्य, एक छत्र आधिपत्य, अनचैलेंज्ड आधिपत्य स्टैब्लिश होना शुरू हो गया। अब 1641 में फाइनली वो वहां पे दे बिकम द ओनली यूरोपियन पावर। 1641 में दे बिकम ओनली यूरोपियन पावर टू हैव ट्रेड विद जापान। देखो जापान यहां पे है, जापान इज योर, या राइट, जापान इज योर। और जापान के साथ, जापान बिल्कुल तुम्हारे ईस्टर्न साइड में पड़ता है, कंप्लीट ईस्ट में। सो वहां तक ये लोग पहुंच के ट्रेड करने के लिए, और जापानीज ने उस समय इनको, जापानीज दे गेव देम एंट्री अंडर द पॉलिसी ऑफ साकोकू पॉलिसी। सो इनका देखो, इनकी जो सोच है ईस्टर्न साइड में ज्यादा फैलने की है। दे जितनी भी प्लेसेस हैं दे एस्टैब्लिश, एंड ऑल्सो जो साउथ अफ्रीका वाला टर्न है केप ऑफ गुड होप, क्योंकि सारी शिप्स जो इनकी आ रही हैं वो इस तरह से आ रही हैं, तो केप ऑफ जो गुड होप वाला पॉइंट है, इन्होंने इसको भी कैप्चर किया। किसको कैप्चर इसलिए किया है? कोई भी शिप अगर यूरोप से चले तो यहाँ पे आके रुके, यहाँ पे लोग रिफ्रेशमेंट करें, फ्यूल वल लें, 2-3 दिन रेस्ट करें, फिर उसके बाद शिप इनके आगे एशिया में जाए, इंडोनेशिया वगैरह में, और इंडिया आना तो इंडिया आए। सो इन दिस वे इन्होंने इसको भी कैप्चर कर लिया 1652 में, केप ऑफ गुड होप। उसके बाद 1656 में ये कोलंबो को, मतलब श्रीलंका,
श्रीलंका पहले हम लोग सिलोन बोलते थे, श्रीलंका कोलंबो कैप्चर्ड 1656 में। सो कंटिन्यूसली दे आर बिकमिंग मोर एग्रेसिव पावर। और इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी समझ चुकी है कि डच के साथ अपन पंगा नहीं ले सकते। सो इंडिया पे दे आर फोकस्ड, क्योंकि डच के साथ डच ने वहां पे पूरा पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है इस पर्टिकुलर जोन में। ये पर्टिकुलर जोन में डच का मोनोपोली इन्फ्लुएंस आ गया बहुत। सो ईस्ट इंडिया कंपनी लगा कि धीरे धीरे चलो यार इंडिया के साथ ट्रेड एस्टैब्लिश करते हैं। मैं भी ईस्ट इंडिया वाली कंपनी बताऊंगा क्यों। ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में भारत आती है, जो कंपनी 1600 में फॉर्म हो जाती है। सो 1656 के बाद वीसी 1658 में डच ने फाइनली ये कोस्टल सिलोन पोर्चुगीज को हटा दिया, और जो सिनामन मतलब दालचीनी का ट्रेड है, दालचीनी भी कैप्चर कर लिया। जायफल, दालचीनी सब इनके एक एकाधिकार में आना शुरू हो गया। फिर फाइनली जो कोचिन, जहां पे डच ने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, परमानेंट फैक्ट्री कोचिन, कुछ ब्रीफ समय के लिए कोचिन के इन्होंने कब्जा कर लिया। सो अगेन दे बीच बीच में इन्होंने इंडिया के भी ट्रेड पे अपना पोजीशन बनाए रखा, और इंडिया के ट्रेड में इनका मेन फोकस था जो बंगाल का टेक्सटाइल था, उसका डिमांड धीरे धीरे यूरोप में बढ़ रहा था। बंगाल का टेक्सटाइल का अच्छा खासा मार्केट यूरोप में क्रिएट हो गया था, तो ये टेक्सटाइल मार्केट बंगाल का इनको धीरे धीरे अट्रैक्टिव लगने लगा। प्लस थोड़े बहुत जो स्पाइसेस हमारे यहाँ हुआ करते थे। सो इस कारण से ये भारत ने भी अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहते थे। एंड बिकॉज दैट मसूलीपट्टनम इनका था ही, फिर उसके बाद इन्होंने पुलिकट भी कैप्चर किया था। उसके बाद ये कोचिन को कुछ समय के लिए कैप्चर करते हैं, ठीक है। और इसी बीच में चूंकि मैंने बताया कि अंग्रेजों के साथ इनका संबंध बहुत खराब हो जाता है। सो 1664 इनके सेकेंड एंग्लो डच वार होता है। सेकेंड एंग्लो डच वार हैपेंड इन 1665। सेकेंड एंग्लो डच वार एक बार पहले भी हो चुका है, लेकिन पहले वाले वार का कोई कंक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं आया है। सो डच और अंग्रेज के बीच में लगातार टकराहट चल रही है। डच के पास पूरा का पूरा जब मसालों का व्यापार पे एकाधिकार बना रखा है डच वालों ने, तो अंग्रेजों ने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया ना। अंग्रेजों का फोकस शिफ्ट हो गया इंडिया की तरफ, स्पेशली इंडिया के जो अपने कॉटन टेक्सटाइल्स वगैरह और बाकी और सॉल्ट पीटर ओपियम वगैरह, दे शिफ्टेड, अपनों फोकस को इस चीज पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन अभी भी ये स्पाइस में घुसना तो चाहते ही नहीं है, तो इस चक्कर में लड़ाई वगैरह चल रही है। और इन दोनों साम्राज्य के बीच, इन दोनों यूरोप में भी इनके बीच में लड़ाई चल रही है। सेकेंड एंग्लो डच वार 1665। और इस डच वार का आउटकम ये आता है कि इन दोनों के बीच में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ ब्रेडा। दिस ट्रीटी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इस ट्रीटी ने अब दोनों के बीच में एक तरह का अनकही शांति ला दी कि भैया अब आप अपना अपना देखो, ठीक है, तुम ईस्ट इंडिया, तुम स्पाइस ट्रेड संभालो, हम इंडिया के ट्रेड से खुश हैं। सो ये जो अमेरिका में भी डच वालों ने एक कॉलोनी बना रखी है, न्यू एम्स्टरडैम, उस कॉलोनी को दे देते हैं इंग्लैंड को, जो कि आज का प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क है। और ब्रिटिशर्स ने इन रिटर्न रन आइलैंड है, जहां पे नटमेग मतलब वही जायफल की खेती होती है, वहां पे जायफल खेती होने लगी है, उसको वापस दे देते हैं ये लोग डच को। और इस तरह से एक तरह से आपस में टेरिटरी एक्सचेंज करके दिखा देते हैं कि भैया चलो ठीक है, तुम अपने ट्रेड में इन्वॉल्व रहो, हम अपने ट्रेड करेंगे, दोनों एक दूसरे में बहुत इंटरफेयर अब नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से दोनों के लिए अच्छा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी वाला फोकस्ड हो गया इंडिया की तरफ। दे फोकस्ड ऑन स्पाइस ट्रेड। 1691 में थोड़ा देर पहले बताया कि अब डच अब यहां से सेकेंडरी रोल प्ले करेंगे। और डच ने टेक्सटाइल का ट्रेड लाइक करने के लिए उन्होंने इंडिया में बंगाल के चिनसूरा में अपना एक छोटा सा फैक्ट्री डाल दिया टेक्सटाइल ट्रेड के लिए। छोटा सा फैक्ट्री डाला टेक्सटाइल ट्रेड के लिए। इनका जो मेन हेडक्वार्टर रहता है वो कोचिन, और कोचिन से बाद में इट्स शिफ्टेड टू चिनसूरा इन बंगाल। 1691 में ये मछलीपट्टनम से कोचिन को हेडक्वार्टर नागपट्टनम टू कोचिन।
अच्छा, बेसिकली इट्स मछलीपट्टनम, आई थिंक इट्स मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम से ये लोग कोचीन शिफ्ट करते हैं 1691 में, और 16 फिर कोचीन से लोग शिफ्ट हो जाते हैं चिंसूरा में। बेसिकली अब इनका यहाँ से सेकेंडरी रोल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोग प्राइमरी रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद मुगल डायनेस्टी बिखर जाती है, और जैसे जैसे मुगल डायनेस्टी का पतन होना शुरू होगा वैसे वैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होती जाएगी भारत में। और भारत में इन सभी को, पुर्तगालियों को तो वैसे ही डच वालों ने ख़त्म कर दिया, जहां मौका मिला डच और ब्रिटिश से मिलकर ख़त्म किया। और आगे चल के आगे चल के जब तुम्हारा अंग्रेज मुगल साम्राज्य का पतन हो गया 1707 के बाद, लगातार लोग डिक्लाइन फेज आने लगा, उसका फायदा उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी एक आधिपत्य अपना स्थापित करेगी। और इसके आगे के बाद हम लोग जब ब्रिटिश का एक्सपेंशन पॉलिसी पढ़ेंगे, कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने पावर को एक्सपैंड किया, जो इसके बाद वाला जो रिमेनिंग पार्ट है दैट वी विल डिस्कस इन दैट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स मूव टू ईस्ट इंडिया कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईस्ट इंडिया कंपनी विथ फ्रांसिस ड्रेक, जिसने ब्रिटिश के एक्सपेंशन को, ब्रिटिश के मैरीटाइम ट्रेडिंग जो उनका एम्बिशन है इसको फुलफिल करने का स्टार्टिंग में काम इन्होंने किया। कि स्टार्टिंग में काम किया कि पहले आदमी हैं इंग्लैंड के जिन्होंने अर्थ को कंप्लीटली नेविगेट किया, पूरा सर्कल कंप्लीट किया। पहले मैजेलन ने किया हुआ, बट मैजेलन के साथ समस्या क्या होगी कि वो बीच में मर गया। बट फ्रांसिस ड्रेक ये एक तरह का प्राइवेटियर है जो लोगों के लिए काम करता है, और इसको ये डाका वाका डालने में एक्सपर्ट है। सो व्हाट ही डिड, ही कंप्लीटेड 1577 में ही स्टार्टेड, इसने जर्नी स्टार्ट की, 1580 में कंप्लीट किया। और इसके शिप का नाम था गोल्डन हिंद। इनफैक्ट कहा जाता है कि ये पहला जिंदा आदमी है जिसने अर्थ के सरकम नेविगेशन कंप्लीट किया। और चूंकि इंग्लैंड का है तो ये वहाँ पे लोगों के अंदर में वो एक मिथ है कि हम नहीं कर सकते, इंग्लैंड वालों को जो अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी है, उसको ये पूरा करता है। सो फ्रांसिस ड्रेक के इस एक्सपीडिशन के बाद इंग्लैंड में भी कुलबुलाहट बहुत दिन से मची हुई कि यार अपन ये पोर्चुगीज स्पेनिश वाले कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं। सो दे ऑल्सो वांटेड टू इंटरफेयर इन दिस ट्रेड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, बेसिकली ईस्ट इंडिया स्पाइस ट्रेड में। सो इसके बाद इमीडिएटली 1583 में एक ट्रेडर है राल्फ फिच करके, राल्फ फिच, ये बाई लैंड रूट से ये इंडिया आने का प्रयास करता है। ये बाई लैंड रूट ही वांटेड टू कम टू इंडिया, और इसका मेन पर्पस ये है कि ये यहां लंदन से बकायदा बाई लैंड रूट होते हुए इंडिया ही कम्स, इंडिया ही नहीं आसपास और भी रीजन, और ये जानना चाहता है कि वहां पे क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहता है। और 1583 फरवरी के महीने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे कंपनी के फॉर्मेशन में। सो राल्फ फिच 1583 में यूरोप से निकलता है, इंग्लैंड से बाई लैंड रूट ये इंडिया आता है। इसके साथ में 2-3 लोग और होते हैं, और ये भारत आके यहाँ के ट्रेड अपॉर्चुनिटी को समझने का प्रयास कर रहा होता है कि भारत में कैसे कैसे भारत और आसपास के क्षेत्रों से ट्रेड को किस तरह से हम कर पाएंगे, क्या क्या संभावनाएं हैं। इसी बीच में आइबेरियन पेनिनसुला के साथ इंग्लैंड का अलग ही पंगा चल रहा है। सो इंग्लैंड का जो पंगा चल रहा है, सो आइबेरियन पेनिनसुला, और इस समय आइबेरियन इज कंप्लीटली स्पेनिश कंट्रोल में है। सो यहां से इनकी एक 20 शिप की फ्लीट है, इसको आर्मेडा बोलते हैं। और इस पूरे फ्लीट को इंग्लैंड वाले से पंगा होता है, और इंग्लैंड वाले इस पूरे फ्लीट को हरा देते हैं, इस पूरे 20 शिप को कैप्चर कर लेते हैं। और ये कैप्चर करने वाला है कौन? अब इसको कैप्चर करने वाला फ्रांसिस ड्रेक, क्योंकि फ्रांसिस ड्रेक का जो वैल्यू है मार्केट में बहुत बढ़ गया है जब उसने कंप्लीटली ग्लोबल वॉइस को कंप्लीट कर दिया है। उसने पूरा का पूरा जो उसने सरकम नेविगेशन करके आया है उसका हीरो वाला इसको इमेज बना हुआ है। सो ये जो एक्सपेडिशन है, ये जो इंग्लैंड की तरफ से इस 20 शिप को कैप्चर किया जाता है, उसमें फ्रांसिस ड्रेक इज लीडिंग। और यूरोप को अब और कॉन्फिडेंस आ गया, बिकॉज ये जो 1588 में घटना होती है, इस घटना में उनके पास जो कैप्चर्ड शिप्स हैं उस शिप को ये लोग
यूज कर सकते हैं अपने वॉयजेस के लिए, इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया की तरफ आने के लिए। दूसरा दूसरा इनके थ्रू ये जो शिप कैप्चर में इनको रेवेन्यू वगैरह भी जनरेट होता है, पैसा वगैरह भी कुछ कुछ इनको मिलता है। तो ये सारी चीजें अब इनके दिमाग में बन चुका है कि हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास शिप भी है और हमारे पास पैसा भी है। तो एक बार तो अब नाउ बनता तो है हमारा जाना। सो इसी चीज को ट्रायल फॉर्मेट में देने के लिए जेम्स लैनकास्टर इंग्लैंड से शिप लेके निकलता है और वो ईस्ट इंडिया, जितने भी तुम्हारे स्पाइस आइलैंड है, मलुका आइलैंड और सुमात्रा, जावा, वो सब जगह वो जाने की कोशिश करता है, वो हर जगह जाता है। सो इन 1591 जेम्स लैनकास्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये यहां से जहाज लेके निकलेगा इंग्लैंड से और इसके शिप का नाम है बोनावेंचर। और ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और ये है क्या, जेम्स लैनकास्टर सिंपली ही इज अ मरीनर, ही सिंपली एक मरीनर है, समुद्री जहाज चलाने वाला है। सो बेसिकली कंपनी फॉर्मेशन के लिए हमें तीन तरह के लोग चाहिए। एक मरीनर चाहिए जो जहाज चलाएंगे, दूसरा ट्रेडर चाहिए जिनको ट्रेड की समझ हो, व्यापार की समझ हो, और तीसरा जिनको पैसा, इनको फंडिंग करे। सो तीन तरह के लोग अपने को चाहिए इस कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए। सो जेम्स लैनकास्टर वहां पे गया। सो 1591 में बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी तो नहीं रही, लेकिन ये इसको बहुत कुछ समझ में आया कि यहाँ पे हम भी बाई शिप, हम भी यहाँ पे ईस्ट इंडीज, स्पाइस आइलैंड वगैरह हम भी जा सकते हैं। सो फाइनली ही केम बैक इन 1594, आई थिंक 1594 ही केम बैक। और इसी बीच में राल्फ फिच लौट के आ चुका है। 1599 से पहले राल्फ फिच भी आ चुका है और अभी सब जगह सब लोग एक साथ बैठ के इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि यार हमें, हमारे क्या संभावनाएं हैं। एंड दे ऑल अग्री इस बात पे कि यार हमें भी इस ट्रेड में उतरना चाहिए। पुर्तगाली बहुत पैसा बना रहे हैं, हम नहीं बना पा रहे। सो फाइनली ये सबों को बोले कि हमारे पास शिप्स हैं, हमारे पास मैन पावर है और हमारे पास एक्सपीरियंस है। जेम्स लैनकास्टर ऑलरेडी शिप लेके जा चुका है। बस हमें क्या चाहिए, हमें बस एक ट्रेडिंग फरमान चाहिए, हमें कंपनी से फरमान चाहिए कि हम ट्रेड कर सकते हैं, हमें क्वीन से, क्राउन से फरमान चाहिए। सो सारे ये जो मर्चेंट्स वगैरह हैं ये सब आपस में मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग को लीड कर रहा होता है राल्फ फिच। यंग लड़का है, बहुत ही एजेड नहीं है। और इसमें जेम्स लैनकास्टर भी शामिल है, बट जेम्स लैनकास्टर इज बेसिकली ये मरीनर टाइप का है, इसको जहाज वहाज चलाने ज्यादा इंटरेस्टेड है। ही इज मोर ट्रेड पर्सन। तो सब बैठ के मीटिंग वीटिंग की और क्वीन को दरखास्त देने का प्रयास किया, बट इनिशियली क्वीन बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहती हैं। सो क्वीन को लोग दोबारा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो क्वीन, कुछ ऐसा किताबों में कहा जाता है कि क्वीन ने बोला कि ठीक है, तुम लोग अब जो वहां से पैसा से कुछ कमा के लेके आओगे तो कुछ कमीशन मेरा भी होगा, उसमें कट होगा। और उसी के बेसिस पे उन्होंने पहला रॉयल चार्टर वॉज गारंटेड। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दे दिया गया क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर 1600। और जिस कंपनी को चार्टर दिया गया उस कंपनी का फुल नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ट्रेडिंग into East Indies। सो दिस इज द कंपनी का, अब कंपनी का सारे फॉर्मेलिटीज पूरे हो चुके हैं। सो अब समझो यहां से जो कंपनी का स्ट्रक्चर होगा, ये उस समय की बात है, जब तुम्हारे यहां पे कोई फॉर्मल कंपनी कॉन्सेप्ट नहीं, आईपीओ वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं है। ये उस समय कंपनी फॉर्म हो रही है। तो इनके साथ सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू ये है कि हम जिस ट्रेड रूट को फॉलो करने जा रहे हैं वो ट्रेड रूट काफी रिस्की है, उसमें स्टॉर्म वगैरह आ सकते हैं एंड ऑल्सो इट कैन कॉज
लॉस ऑफ लाइफ एंड सो मेनी थिंग्स. सो दे डिसाइडेड कि यार इट इज एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हमारा रिस्क और रिवार्ड सब बैलेंस्ड हो, क्योंकि अकेला एक आदमी की बस की बात नहीं है कि यहां से यहां तक जो पूरा पूरा जाने का खर्च एक बियर करे. खर्च तो मान लो बियर कर भी ले, लेकिन इन केस लॉस हो जाता है, शिप डूब जाती है, या फिर वहां से मसाला लॉट लेके आए ये लोग और यहां पे मसाले का प्राइस सडनली क्रैश कर जाए. सो वैसे सिचुएशन में अकेला एक आदमी रिस्क ले नहीं पाएगा, और दूसरा अकेला एक आदमी के बस की बात भी नहीं है. सो यहां से उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या एस्टैब्लिश किया कि व्हाट ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी. ये जो कंपनी फॉर्म हुई है, ये पहले अनाउंस करती थी कि हम अब यहां से इंग्लैंड से ईस्ट इंडीज में मसाला लाने के लिए हमारी जहाज जाने वाली है, और एक तरह से वो लोग पैम्पलेट्स वगैरह इशू करवा दिए. अब इस पैम्पलेट्स को जितने भी वहां पे लोकल पॉपुलेशन में जितनी में इन्वेस्टमेंट पैसे वाले लोग हैं सबके पास चला गया, और हर किसी ने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया. एक कंट्रीब्यूशन चैरिटी नहीं है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी जितनी क्षमता उसने उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया, और ये सारे इन्वेस्टमेंट को एक आदमी मैनेज कर रहा है. अब ये जो पैसा एक बार कलेक्ट हो गया, इस पैसे को कलेक्ट करके अब यहां से शिप निकलेगी. सो शिप पे अब दो लोग जाएंगे, एक मरीनर जाएगा जो शिप को मेंटेन करने का काम है, शिप को ले जाने का, दूसरा ट्रेडर जाएगा. सो ये जो बोलते थे यहां से गया, फिर ये शिप जब वापस यहां से लौट के आएगी तो फिर से ये सारा जो कार्गो को यहां पे रीसेल करेंगे इंग्लैंड यूरोप में. सो जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में जिसने जिस हिसाब से पैसा कंट्रीब्यूट किया है, जिसका जितना पैसा है, पैसा प्लस उसका प्रॉफिट, उसी हिसाब से उसको वापस कर दिया जाएगा. सो ये इनिशियली जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्वाइंट स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश किया, वो इनिशियली वॉइज बाय वॉइज बेसिस था कि एक बार के वॉइज में जाना, फिर लौट के आना. एक बार वॉइज यहां से यहां तक पूरा आया, फिर वापस ये वॉइज जब लौट के आएगा वॉइज, सो इसमें जो भी इनको बेनिफिट होगा फिर बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट करें. फिर अगली बार जब फिर जाना होगा, देन अगेन सेम प्रोसेस विल रिपीटेड, और ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है. उसके बाद फाइनली ये परमानेंट जॉइंट स्टॉक स्टैब्लिश कर देते हैं कि ये साल में एक बार जो प्रॉपर आपका हिसाब किताब कर दिया जाएगा. अब हम साल में कितने बार शिप लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, वो सब हमारा इंटरनल मैटर है. तो ये सारी चीजें, ये इनका स्टार्टिंग में ये इनका मोड ऑफ ऑपरेशन था. प्लस इनके 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वेर एस्टैब्लिश्ड. जिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अगर आगे पढ़ेंगे तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी के ओवरऑल मैनेजमेंट में, इसके कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में. सो 1601 में इनकी पहली शिप निकलती है. पहले ये लोग पैसा वैसा कलेक्ट किए और इनकी पहली शिप निकली, और शिप लेकर ऑटोमेटिकली इनका नेचुरल चॉइस जेम्स लैंकास्टर हुआ, क्योंकि यही वो आदमी है जो 1591 में आके पूरा इलाका घूम के जा चुका है. तो इसके साथ फैमिलियरिटी, और ये शिप लेके जो आता है, उस शिप का नाम है रेड ड्रैगन. वेरी फेमस शिप रेड ड्रैगन. ये जब भी जर्नी करता है तो इसी रेड ड्रैगन वाली शिप से करता है, और आगे चल के भी रेड ड्रैगन से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. पुर्तगालियों को हराने में 1612 में ये रेड ड्रैगन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो जेम्स लैंकास्टर जब पहली बार इंडिया के तरफ रुख करता है तो वो रेड ड्रैगन शिप से आता है और ईस्ट इंडीज वगैरह से जाता है, और फाइनली ये जावा सुमात्रा की तरफ ये रुख करता है, वहां पहुंचता है, और उसके बाद ही पहुंचता है स्पाइस आइलैंड पे. और लौटते वक्त उधर से 1602 में ये कैलिकट भी आता है. बट समझो अभी तक इनका जो ब्रिटिशर्स का जो मेन एजेंडा है, इनका मेन एजेंडा कहां पे है? इनका मेन एजेंडा है स्पाइस आइलैंड में स्पाइस को खरीदना, नटमेग्स, क्लोव, सिनेमन, और इसको लाके इंग्लैंड में बेचना, यूरोप में बेचना. सो ये सबसे पहले इंडिया नहीं आ रहा, दे आर गोइंग टू स्पाइस आइलैंड. सो 1601 में ये सारी कहानी चलनी शुरू हो गई, और ये 1603 में बैंटम, जो हमने पिछले वाले डच वाले में देखा था, वहां पे ये भी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं. बट समस्या इनके साथ ये है कि ये इतने बड़े पावरफुल नहीं जितना पावरफुल डच है. जस्ट अभी हमने देखा कि जो डच हैं, डच ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत पावर है.
इन कंपैरिजन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तो इनको पैसे की भी दिक्कत है, ये पैसा आपस में ये लोग कंट्रीब्यूशन करके लेते हैं उनका, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टली शेयर मार्केट पे ट्रेड लिस्टिंग हुआ पड़ा है, ऊपर से डायरेक्ट गवर्नमेंट का सपोर्ट है। सो उनके पास पैसा बहुत है, और शुरू से वो लोग इस माइंडसेट से आए हैं कि हमें किसी भी तरह से बाय हुक एंड क्रुक वी हैव टू एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स, स्पाइस ट्रेड तो हम ही रखेंगे। सो जब यहां पे तुम्हारा इंग्लैंड वाले आ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कोई फुट होल्ड नहीं मिल पा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा स्पाइस ट्रेड में मजा नहीं आ रहा है, मतलब स्पाइस ट्रेड का मौका ही नहीं मिल रहा। सो धीरे धीरे अब देखोगे डच से ये लोग कंपीट नहीं कर पा रहे। तो 1603 में बैंटेम फैक्ट्री स्टैब्लिश, लेकिन डच वाला इनको छोड़ने वाला नहीं है। सो फाइनली ये लोग दिमाग लगाते हैं, ये लोग सोचते हैं कि यार डच से कंपीट करना इतना आसान तो नहीं है। सो लेट्स डू वन थिंग, हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे कि वी विल गो टू इंडिया, और इंडिया से जाके हम लेके आएंगे टेक्सटाइल। इंडिया से हम लाएंगे टेक्सटाइल, और इंडिया से हम टेक्सटाइल लाएंगे, और इस टेक्सटाइल को हम यहां लाके बेचेंगे, स्पाइसेस के, और इसके बदले में हम इनसे स्पाइसेस लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इनसे मसाला खरीदना पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली इनके साथ ट्रेड रूट एस्टैब्लिश का डायरेक्ट वन टू इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम पहले, इंडिया का टेक्सटाइल बहुत फेमस है, तो इंडिया का टेक्सटाइल लेके आएंगे, और ये टेक्सटाइल हम यहां पे इनके साथ एक्सचेंज करेंगे, उसके एक्सचेंज के बदले में हम इनसे स्पाइसेस लेंगे, और इस तरह हम डच के पावर को बाईपास कर सकते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इज रिटन, ये तीर्थंकर राय की किताब है, पेंगुइन की, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं कि हाउ ब्रिटिशर्स ने ट्रायंगुलर ट्रेड स्टैब्लिश करने का प्रयास किया था, और उस प्रयास में इंडिया में बेसिकली वो दे वांट टू कम टू इंडिया एज ए फोर्सफुली, क्योंकि डच ने उनको वहां पर स्टैब्लिश होने नहीं दिया। सो स्लोली दे रियलाइज्ड कि यार इंडिया इज बेटर ऑप्शन, इंडिया अपन चलते हैं, और इंडिया में जाके हम वहां से वी विल टेक टेक्सटाइल्स। सो 1608 में कैप्टन हॉकिंस केम टू इंडिया, एंड अगेन कैप्टन हॉकिंस क्या है, ये मरीनर है। उस समय मरीनर में बहुत इनकी फॉर्मल ट्रेनिंग वेनिंग नहीं हो रही है, सो बहुत ज्यादा एटिकेट्स एंड मैनर्स नहीं है इसके अंदर में। कैप्टन हॉकिंस ये एक तरह का समझो कि समुद्री में रफ एंड टफ टाइप का आदमी है, ठीक है। सो कैप्टन हॉकिंस रीचेस, एंड जिस शिप से आता है उसका नाम है हेक्टर। ये आता और जहांगीर से मिलने का प्रयास करता है, जहांगीर ने इसको मिलने का से बहुत मुश्किल से मिलता है, बिल्कुल ये इसके पीछे कहानी भी है कि जहांगीर से जाके आगरा मिलता है, और ये अफगानी के ड्रेस में जाके मिलता है, और इसको टर्किश बोलने आता है। तो धीरे धीरे जहांगीर को इम्प्रेस कर देता है, और जहांगीर इसको प्रेम से इंग्लिश खान बोलने लगता है, इंग्लिश खान। और कैप्टन हॉकिंस के दिमाग में यही है कि इंडिया में किसी तरह से अपने को ट्रेड का फरमान ले लेना है। सो इसको इंग्लिश खान बोलने लगा, और ये अपने आप को प्रयास करने लगा कि हम भारत में अपने आप को स्टैब्लिश कर लें, ट्रेड फरमान ले लें। 2-3 साल रहता है। इनफैक्ट यहाँ की लोकल, ये जहांगीर ने इसको यहाँ की लोकल लड़की से शादी भी करवा दी। बट जहांगीर है कान कच्चा, जहांगीर को किसी ने कुछ सिखा पढ़ा दिया, बेसिकली सिखाया पढ़ाया क्या, पुर्तगालियों ने मुगल कोर्ट में कुछ लोगों को पैसा खिला के कैप्टन हॉकिंस के बदले में जासूसी करवा दी, और किंग जहांगीर के कान में भरवा दिया कि कैप्टन हॉकिंस बहुत आपके इस बारे में बहुत बुराई करता है, ये करता है, वो करता है। जहांगीर था कान कच्चा, जहांगीर ने इसको भाव देना बंद कर दिया। फाइनली 1611 में फ्रस्ट्रेट होके छोड़ के चला जाता है, बोलता है कि नहीं मिलेगा ट्रेड फॉर्मल, लेट्स लीव इट। सो ये ही केम बैक, इसको कोई बेनिफिट नहीं होता। उसके बाद फिर आगे वहां पे किंग दूसरी प्लानिंग कर रहा होता है कि अब क्या करें, अब हम कैसे भारत के साथ इस ट्रेड रिलेशन को स्टैब्लिश करें, बिकॉज ये कैप्टन हॉकिंस तो फेल हो गया। इसी बीच में एक मेजर डेवलपमेंट होता है कि 1611 में एक छोटा सा टेम्पररी फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन मसूलीपट्टनम। ये टेम्पररी है, बहुत ही मतलब एडहॉक है। इसीलिए जब पहला क्वेश्चन आता है कि पहली फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश है, तो पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश सूरत में ही होगी। वो परमानेंट बिल्कुल रॉयल ग्रांट के साथ में पूरा फरमान उरमान लगा के मिलेगा। ये टेम्पररी अरेंजमेंट करके उन्होंने किसी से काम चलाने के 1611 फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली।
सो इसी क्रम में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई 1612 में बैटल ऑफ स्वैली। इसको एक्चुअली स्वैली आपका जो है इंग्लिश वर्जन है, बेसिकली सुवाली है। ये सुवाली गुजराती टर्म है, गुजरात में एक प्लेस है। और यहां पे पुर्तगालियों और अंग्रेज में पंगा हो जाता है और थॉमस बेस्ट अंग्रेज की तरफ से लीड कर रहा होता है, थॉमस बेस्ट। और शिप कौन सी है? रेड ड्रैगन, वही रेड ड्रैगन। और इस रेड ड्रैगन शिप के हेल्प से ये वहां पे बहुत सारे लोगों को ये वहां पे पुर्तगालियों को हरा देता है। और ये बहुत ही एक डिसाइसिव रोल प्ले करता है। ये जब पुर्तगालियों को हरा देता है तो जहांगीर के कान में बात पहुंचती है। जहांगीर को लगता है कि यार पुर्तगालियों को हरा के अंग्रेज ने बहुत बढ़िया काम किया और इनके साथ अपने को दोस्ती करनी चाहिए। क्यों दोस्ती करनी चाहिए? क्योंकि पुर्तगाली बहुत लंबे टाइम से मैरीन इन्फ्लुएंस अपना बनाए हुए हैं, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बनाए हुए हैं। सो जहांगीर के दिमाग में अगर पुर्तगालियों के प्रभाव शक्तियों खत्म करना, आधिपत्य खत्म करना है तो अपन अपने बस की बात तो है, अपने पास नवल सुपरमैसी है नहीं। अगर अंग्रेज ये कर पा रहे हैं सो धीरे से इनके साथ दोस्ती कर लो। और बेसिकली इसी प्रलोभन में ये आके फरमान इशू कर देता है, ये इनको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का ऑर्डर इशू कर देता है। और पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्टैब्लिश होती है। इसमें बैटल ऑफ सुवाली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और थॉमस बेस्ट इज द पर्सन जिसने ये काम किया है। सो 1613 में आपका सूरत फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी परमानेंट इन लोगों को एक डॉक्यूमेंट, एक ट्रीटी टाइप का चार्टर नहीं मिला है। ये क्या चाह रहे हैं, ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे हैं कि अपने पास में एक प्रॉपर ट्रीटी टाइप का एक मिल जाए प्रॉपर, जिसमें इंग्लैंड के राजा और जहांगीर के बीच में एक संधि हो जाए कि हमारे यहाँ ट्रेड करने का, दोनों को साइन और मुहर और सील लग जाए कि हमारे यहाँ ट्रेड करने का आपको पूरा फ्री दिया जाता, आप ये हमारा टैक्स पे करके। ये कुछ ब्रिटिशर्स कुछ इस तरह का संधि ट्रीटी करना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं जिससे एक रॉयल फरमान इशू हो जाए परमानेंट और पूरे मुगल एम्पायर एरिया के लिए। बट ये चीज अभी तक नहीं हो पाई है। और इस बार जेम्स, जो किंग जेम्स है वहां पे इंग्लैंड में, वो दिमाग लगाता है कि यार हॉकिंस के पास एटिकेट एंड मैनर नहीं है, इसको नहीं पता है कि इसको सही अंदाज नहीं पता है। अपने को प्रॉपर ऐसा आदमी को भेजना चाहिए जो डिप्लोमैट हो, जिसको जो बचपन से शाही तौर में राह जिया हो। और ये बोलता थॉमस रो वो बंदा है, वही ये काम कर सकता है। और थॉमस रो को उसने बहुत ही पेशेंटली बोलता है कि तुम जाओ वहां पे, बहुत पेशेंटली इसको डील करना है, ठीक है। सो थॉमस रो केम इन 1615 और 3 से 4 साल तक लगातार जहांगीर के कोर्ट में रहा और जहांगीर को एज ए इक्वल पावर की तरह ट्रीट किया। उसने ये बोला कि मैं वहां के राजा का रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं आपके सामने सिजदा पैबोस नहीं करूंगा। और कई जगह इंटेलेक्चुअली दोनों के बीच में काफी अच्छा रहा। सो ये काफी एटिकेटेड मैनर के साथ रहा। फाइनली इससे इंप्रेस होके इंपीरियल फरमान इशू हो जाता है। सो ये थॉमस रूज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल और ये तुम्हारा फरमान ले लेता है। सो ये बहुत इसके बाद इसके सूरत तो कंफर्म हो ही गया। इसके बाद ये लोग अपना हर जगह पे एक्सपेंशन शुरू करेंगे। इसी बीच में 2 घटनाएं और होती जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 1620 के दशक में स्टार्टिंग में 2 घटना, एक तो डच और इंग्लिश हॉर्मुज को साथ में मिलकर कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ डच और इंग्लिश के बीच का जो रिलेशन है वो लगातार खराब होते जा रहा है। एक तो हम जस्ट भी देखा था एम्बेयोना मैसेकर, नरसंहार। इसके बाद डच और इंग्लिश का संबंध लगातार खराब ही होते चले गए और इंग्लिश को अंग्रेज को समझ में आ गया था कि इंडिया का ट्रेड भले ही स्पाइस ट्रेड की तरह उतना लुक्रेटिव नहीं है, उतना मजेदार नहीं है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट हमारा कोई कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रांग नहीं है और यहाँ पे एटलीस्ट स्टीडी ग्रोथ है। यहाँ पे इनकम कम से कम रेगुलर बेसिस पे आ तो रहा है। सो दे स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर फोकस स्पाइस ट्रेड से इंडिया के टेक्सटाइल, सॉल्ट पीटर, ओपियम ट्रेड। और दूसरा एक फायदा क्या हो रहा है कि ऑलरेडी डच जो है, डच पुर्तगालियों के साथ पंगा ले लेके उनको
उनको वीक करते जा रहे हैं, तो ये पुर्तगालियों के ऑलरेडी वीक हो रहा है, इंग्लिश वहां पे इस चीज को रिकवर करते जा रहा है। सो इसके बाद दे शिफ्टेड, और इनको फरमान वगैरह सब मिल ही गया, तो दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया ऑल्सो, बालासोर वगैरह। लेकिन अब मेजर जो ब्रेक थ्रू आएगा, वो मेजर ब्रेक थ्रू तुम्हारा आएगा जब जस्ट दे विल स्टार्ट ट्रेडिंग इन बंगाल रीजन, बिकॉज बंगाल रीजन इज वेरी वेरी रिच इन टेक्सटाइल, मुस्लिम, और वो सिल्कोज वाले कपड़े में टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल ही चाहिए इनको। प्लस बिहार इज वेरी फेमस फॉर इट साल्ट पीटर, सो इनको सॉल्ट पीटर भी चाहिए। कैलिकोज, मुस्लिम, साल्ट पीटर, टेक्सटाइल, ये सारी चीजों के लिए बंगाल में एंट्री करना चाहते हैं, बंगाल में एंट्री हो नहीं पा रही है। एंड दिस टाइम द रूलर वाज शाहजहां, सो दे ट्राई टू इंप्रेस शाहजहां। और इसके बारे में कहानी है, आई थिंक कहानी है, इसमें बहुत सच्चाई नहीं है। कैसा बोला जाता है कि शाहजहां की बेटी जहांनारा को एक बार आग में पड़ गई थी, एंड उसको अंग्रेज का एक बहुत डॉक्टर था, गैब्रियल बॉटन, उसने उसको ठीक किया। तो वो शाहजहां को बोलता है कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो शाहजहां से बोलता है कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को ना बंगाल में ट्रेड करने का परमिशन दे दीजिए। बट ऑफिशियली ये कहीं पे मुगल ऑफिशियल रिकॉर्ड वगैरह में मेंशन नहीं है, तो सो वी शुड नॉट टेक अप दिस स्टोरी। रादर शाहजहां के लगातार ये लोग लॉबिंग करते रहते हैं, शाहजहां के पास फरमान वगैरह भेजते हैं, तो रेगुलर टैक्स वगैरह पे करते हैं। तो सो शाहजहां फाइनली इन लोगों को ग्रांट कर देता है कि आप बंगाल में ट्रेड करो। सो फाइनली इन 1651 ये हुगली चिनसूरा में ये भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, और ये इनका बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है, ठीक है। और 1651 से पहले एक और जो बहुत बड़ी घटना हुई वो ये हुई है कि इन्होंने मद्रास फॉर्म कर दिया, क्योंकि इनकी पहला फोर्टिफाइड सिटी वाज मद्रास। क्योंकि मद्रास में सिटी स्टैब्लिश करने के लिए इनको बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पर जितना बंगाल में करना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल ऑलरेडी बहुत ही डीपली मुगल एम्पायर कंट्रोल में है। लेकिन मद्रास में फैक्ट्री स्टैब्लिश करना, मद्रास बेसिकली बहुत स्मॉल छोटा सा गांव है उस टाइम पे, इसका नाम है मद्रासी पट्टनम। सो यहां पे स्टैब्लिश करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। फ्रांसिस डे जो वहां का आपका फैक्टर है, उस रीजन का फैक्टर, मतलब ये बहुत ही लोवेस्ट पोस्ट होता है फैक्टर, जो फैक्ट्री में काम करने वाला फैक्टर। तो ये जो फैक्टर है ये वहां के लोकल रूलर के पास जाता है। वो लोकल रूलर है नायका डायनेस्टी, बेसिकली नायका डायनेस्टी, जो कि ऑलरेडी विजयनगर एम्पायर के अंदर ये लोग होते हैं। और इससे लेता है परमिशन कि भैया हमको ना ये मद्रासी पट्टनम वाला प्लेस दे दो, वहां पे हम वो बनाएंगे, एक छोटा सा फोर्टिफाइड सिटी बनाएंगे जहां पे अपने हम ट्रेड वगैरह का सामान वान रखेंगे। दिस रूलर इज दमरेला वेंकटाद्री। ही गेव परमिशन टू फ्रांसिस डे, और फ्रांसिस डे वहां पे बनाना शुरू करता है। इसके लिए अपने किंग को खबर भी भिजवाता है कि भैया हमें पैसे वैसे दो, हम यहाँ पे प्रॉपर एक फोर्टिफाइड सिटी बनाएंगे। किंग वहां से जवाब देता है कि यार कितना क्या इसमें दिमाग लगा रहे हो, फोर्टिफाइड करने की क्या जरूरत है। ताड़ का पेड़ से जो उसका पेड़ है ना, वो पेड़ का जो पत्ता है, पत्ता से बाउंड्री करवा दो। एग्जैक्टली तीर्थंकर किताब में ये लिखी हुई है, पूरा बाउंड्री कर दो। फ्रांसिस डे पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भैया हम इतना बड़ा यहाँ पे प्लान कर रहे हैं फोर्टिफाइड सिटी को स्टैब्लिश करने का, और एक किंग हमारा पागल वगल हो गया। तो फाइनली ये इंडिया में अपने लोकल लोगों से रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करके ये यहाँ पे फोर्टिफाइड सिटी बिल्ड, और जो आगे चल के बहुत काम आता है। और फ्रांसिस डे इस फोर्टिफाइड प्लेस को नाम देता है अपने इंग्लैंड के जो जीसाइट सेंट हैं, सेंट जॉर्ज के नाम पे। सो फाइनली 1644 में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनके तैयार है, और इंग्लैंड का पहला ब्रिटेन का ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्टिफाइड सिटी है। अब इस फोर्टिफाइड सिटी बनने का देखो बेनिफिट क्या हुआ, जिसके अंदर का जो रेगुलेशन है, कस्टम, कंप्लीटली डिफरेंट है। एक तो अंग्रेजों के पास प्रॉपर अपना एक जगह मिल गया, एक इनको प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल गया। आगे अगर हमें इस तरह का काम करना कर, आगे हमें इस तरह के फॉर्मेशंस करने पड़ेंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी नीड। ऑल्सो इसके अंदर, फोर्ट के अंदर अंग्रेजी कस्टम्स है, यहाँ के लोग अलग तरह से रह रहे हैं, यहाँ पे रूल्स कानून कायदे
संस्कृति अलग है। और धीरे धीरे इस फोर्ट के आसपास में पूरा एक शहर बसने लगा, लोग यहाँ पे काम करने के आने लगे, एंड दिस इज हाउ मद्रासी पट्टनम, छोटा सा गांव, डेवलप इनटू मद्रास। सो दिस इज हाउ मद्रास वाज कैप्चर्ड, एंड 1651 हमने देख लिया कि दे इंटर इनटू हुगली। शाहजहां से इनको परमिशन मिल गया, दे इंटर इनटू हुगली। और इसी बीच में 1661 में जो किंग चार्ल्स टू अब वहां पे हैं, किंग चार्ल्स टू वहां पे हैं, इन्होंने चार्टर को रिन्यू किया। तो चार्टर को जब रिन्यू किया तो इसमें इस बार बेनिफिट क्या है कि जो बेनिफिट ऑलरेडी तुम्हारे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरू से था कि उनके पास क्वासी सोवरेन पावर है, कि वो मिलिट्री अपनी रख सकते हैं, वो कॉइन इशू कर सकते हैं, वो ट्रेटी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो 1661 में जब ये 1661 में किंग चार्ल्स टू केम टू पावर, इन्होंने कंपनी के चार्टर को रिन्यू करके इसको बहुत सारे पावर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को था वो पावर इसको भी दे दिए। लेकिन एक जो बड़ी समस्या दिख रही थी कि कंपनी के पास, कंपनी ने मद्रास में तो मद्रासी पट्टनम कैप्चर कर लिया, वहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज बना दिया। ये लोग हुगली में आ चुके हैं, बालासोर में भी आ चुके हैं, सूरत में हैं, लेकिन वेस्टर्न साइड में इनको प्रॉपर कोई स्ट्रांग होल्ड नहीं मिल रहा। दे आर लुकिंग कि यार वेस्टर्न साइड में हमें एक प्रॉपर स्ट्रांग होल्ड मिले, जैसे गोवा किसके पास है, पुर्तगालियों के पास है, 1530 से इनका कैपिटल है। सो ये वैसा ही कुछ यहां भी अपने ढूंढ रहे हैं कि हमें भी कुछ ऐसा ही स्ट्रांग हार्बर जहां पे अपना शिप्स वगैरह ले जा सके, जहां से ट्रेड नेटवर्क स्टैब्लिश कर सके, बट ऐसा कुछ इनको मिल नहीं रहा। और यहीं पे एक आइलैंड के बारे में मैंने पुर्तगाली में पढ़ाया था, बसिंग, और इसी के पास में बॉम्बे है, छोटा सा टापू है, उस टापू को कैप्चर कर रखा पुर्तगालियों ने। और 1661 में इसी किंग चार्ल्स की शादी होती है पुर्तगाली प्रिंस से, प्रिंस कैथरीन ऑफ बैरगेंजा। और इसमें पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के प्रिंस को वो जो आइलैंड है वो जो डॉरी में दहेज में दिया। सो 1661 से लेकर 1665 तक वो बेचारा तो आइलैंड अपने पास रख ले, करता ही क्या वो आइलैंड का वहां से बैठ के। और कंपनी लगातार किंग के ऊपर लॉबिंग कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि वो हमें दे दो। फाइनली इन 1668 एक लीज पेपर बना के इस आइलैंड को ट्रांसफर कर दिया गया कंपनी को। और ट्रांसफर टोकन अमाउंट 10 पाउंड आपको हर साल देना है, इस टोकन अमाउंट पे ये आइलैंड दे दिया गया। अब ये आइलैंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज व्हाट हैपेंड कि ये आइलैंड जो है ये बहुत ही एक तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, इसका जो हार्बर वगैरह है बहुत ही फाइन है। आज भी देखोगे मुंबई का पोर्ट्स वगैरह इज वेरी वेरी फाइन यहाँ पे। इनफैक्ट आई थिंक 2 पोर्ट है यहाँ पे। प्लस ये एकमात्र टेरिटरी है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में जिसपे किसी भी लोकल रूलर का कोई इंपैक्ट नहीं है। ये पुर्तगालियों के पास बहुत पहले से था, तो लोकल रूलर से तो पहले से ही ये दूर है। दूसरा, ये बिल्कुल समुद्र के टापू में घिरा हुआ है, तो यहां पे एक तरह से सोवरेन पावर की तरह डील कर रहे हैं। और इंग्लैंड तो इनको पावर दे ही दिया है चार्ल्स ने, तो पहली बार ये यहां पे इंडिपेंडेंट पावर की तरह ये बॉम्बे में अपने आप को महसूस करना शुरू कर देते। तो 1668 में इनकी जो दिली ख्वाहिश थी कि वेस्टर्न साइड में भी हमें एक ऐसा हार्बर मिल जाए, एक ऐसा जगह मिल जाए जहां से अपना ट्रेड नेटवर्क हम पूरे इस अरेबियन सी वाले जोन में स्टैब्लिश कर सके, ये इनकी दिल इच्छा पूरी हुई 1668 में। इनफैक्ट सबसे बेहतरीन प्लेस था ये इनको मिल जाता है बॉम्बे। सुन ये बॉम्बे में भी फोर्टिफिकेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे और बॉम्बे भी डेवलप हो जाएगा, बन जाएगा एक बहुत बड़ा शहर। सो 1668 तक कहानी यहां पहुंच गई है। इसी बीच में अंग्रेजों का ट्रेड वेड बड़ा बढ़िया चल रहा होता है और ये कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चले आते हैं। सो इस समय इनका इंग्लैंड में जो कोर्ट ऑफ गवर्नर डायरेक्टर का जो हेड है गवर्नर, आई थिंक जोशुआ चाइल्ड है, जोशुआ चाइल्ड। और ये कुछ ज्यादा ही जोश में चलाता है, जोश में आके बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर करता है। चाइल्डिश बिहेवियर क्या करता है कि इस समय जो बंगाल का गवर्नर शाइस्ता खान, वो उसके साथ भिड़ जाता है। इसको लगता है कि हम बंगाल के गवर्नर को हरा देंगे और बंगाल के गवर्नर को ये बंगाल के गवर्नर के साथ में
ये मिसबिहेव करता है, दोनों भिड़ जाते हैं, युद्ध होता है, और ये 3-4 साल तक काफी डिस्टर्बेंस का पीरियड है। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी और इनकी आर्मी थॉरली डिफीट की जाती है, बहुत बुरी तरह हार जाती, क्योंकि इस समय आपका मुगल रूलर औरंगजेब है, और औरंगजेब मिलिटरली बहुत पावरफुल है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की औकात नहीं है कि ये अभी डायरेक्टली औरंगजेब से पंगा ले ले। सो ये सिचुएशन इनके लिए बड़ा क्राइसिस का सिचुएशन आ जाता है। इनको लगता है कि बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया अपन ने, हमने को ये करना, हम अपने आप को ज्यादा ही आंक लिए, डायरेक्टली औरंगजेब से तो नहीं भिड़ना चाहिए था। सो इसी बीच में एक पर्सन है जॉब चार्नक, वो इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने का प्रयास करता है। और जॉब चार्नक के पास सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि इसके पास बहुत पुराना एक्सपीरियंस है भारत में ट्रेड करने का, बहुत लंबे टाइम से भारत में रहा है, इनफैक्ट बहुत लंबे टाइम में बिहार में रहा है। 1650 के आसपास, 1650 के दशक में ये बिहार में आता है, और बिहार में ये ट्रेडिंग राइट्स, बिहार में सॉल्ट पीटर के ट्रेड में काफी अच्छा ये काम कर रहा होता है, काफी अच्छी इसकी डिप्लोमेटिक स्किल है। ये लोकल लैंग्वेजेस में बात कर सकता है, इसको हिंदी आती है, इसको बंगाली, इवन भोजपुरी आती है। इसने यहाँ के लोकल, बिहार के एक लोकल औरत से इसने शादी भी किया है। फिर इसके बिहार के बाद ही वेंट टू ओडिशा। सो इसके डिप्लोमेटिक स्किल बहुत स्ट्रांग है। सो जब जोशुआ चाइल्ड के इस बचकानी हरकत के कारण कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होने लगा, कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स वगैरह खत्म कर दिए गए। सो ये ही जाके ये शाइस्ता खान के साथ में डिप्लोमेसी स्टैब्लिश करता है, और डिप्लोमेसी स्टैब्लिश करके फाइनली औरंगजेब को कन्विंस करता है कि हमें वापस ट्रेडिंग राइट दो, और इसके बदले में इसको ट्रेडिंग राइट तो दोबारा दिया जाता है, इसको ट्रेडिंग राइट, लेकिन औरंगजेब कुछ शर्तों पे। पहला, ये लोग तो अब माफी तो खैर मांगेंगे मांगे, उसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा, हर जाना भरना पड़ता है, इंडेमनिटी। सो ये इनको हैवी फाइन भरना पड़ता है। प्लस क्या है कि औरंगजेब के दिमाग में एक बात है कि यार अंग्रेज भले ही हमसे पंगा ले लिए, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड तो हमारे बेनिफिट में ही है, क्योंकि ये भारत से सामान ले जाके इंग्लैंड में बेच रहे हैं, और चूंकि ये पैसा हमारे यहां से ले जा रहा है, हमें करेंसी में पैसा पे कर रहे हैं। सो ट्रेड तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो ऐसे में इनको कंप्लीटली हटा देना सही चीज नहीं होगा। सो ये औरंगजेब के दिमाग में एक बात रहता है कि ट्रेड सरप्लस, ट्रेड हमारे फेवर में, तो इसलिए इसको रख ले। दूसरा, औरंगजेब के दिमाग ये भी है कि भले ही हम इसको जमीन पे हरा दिए अंग्रेजों को, मैरीटाइम पावर, एज ए मरीन पावर, समुद्री शक्ति के रूप में ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। सो फाइनली इन सभी फैक्टर कंसीडर करते हुए औरंगजेब ने फिर से उनको ट्रेड करने का परमिशन दे दिया, विथ कंडीशन कि आप इतना हर्जाना भरोगे। और जब ये कंपनी के लोगों को बहुत कुटाई चल रही थी, जब ये लोग भिड़े थे, तो ये सब एक प्लेस में जॉब चार्नक ने इन लोगों, एक छोटा सा गांव है सूतानाती, वहां पे ले जाकर छुपा दिया था। सो जब ये ट्रेड एग्रीमेंट बाकी सब, जब इसको औरंगजेब ने इन लोगों को फरमान वगैरह इशू कर दिया और हरजाना उतना लेके, सो जॉब चार्नक बोलता है कि यार मैं एक 3 जगह है हमारे, कालीकत्ता ऐसा कुछ, कालीकत्ता है, सूतानाती, और एक गोविंदपुर समथिंग, इन तीनों जगह का हमें दे दो, हम वहां अपना फैक्ट्री वगैरह बनाएंगे, और इसकी जमींदारी, इसका राइट भी ले लेता है गवर्नर से। और फाइनली दिस कैलीकत्ता डेवलप्ड इनटू कैलकटा। सो जॉब चार्नक फाउंड कैलकटा, एंड यहीं पे इसने फोर्ट बनाता है, फोर्ट विलियम। और आगे चल के, चूंकि इनका ट्रेड अब कंप्लीटली टेक्सटाइल बेस्ड, सॉल्ट पीटर बेस्ड हो चुका है, ओपियम बेस्ड हो चुका है, तो कैलकाटा स्लोली बिकम इनका मेजर ट्रेड हब सेंटर। क्योंकि उस समय का सबसे रिसोर्स रिच रीजन कौन सा है, तो कैलकाटा, बंगाल है। बंगाल में सभी तरह की वो चीजें हैं जो अंग्रेज के प्रॉफिटेबल ट्रेड सिद्ध हो सकता है। सो ये आगे चल के कैलकाटा बिकम द कैपिटल ऑफ ईस्ट इंडिया। इनका पूरा सेंटर कलकत्ता में आ जाएगा। बंगाल बिकम द पूरा इनका रिसोर्स, इस बंगाल को ड्रेन करने के लिए भरसक हर चीज प्रयास करेंगे। 1690 के बाद इनका मोटा मोटी जो पोजीशन है वो सेटअप हो चुका है, मद्रास में सेटअप हो चुका है, ये बंगाल में सेटअप हो चुके, कलकत्ता में, और उधर इनको बॉम्बे मिल ही गया है। दिस इज द सिचुएशन। और धीरे धीरे अपनी समझ में इनको बात भी आ गई कि डायरेक्टली अभी हम भिड़ने लायक नहीं। पॉलिटिकल एम्बिशन, जो हमारा पॉलिटिकल एम्बिशन है कि हम यहाँ पे अपने आप को टेरिटोरियल पावर की तरह स्टैब्लिश करें, वो नहीं। अभी हमें आराम से डिप्लोमेटिकली और चापलूसी करके कहीं पैसा खिला के ऐसे काम चलाओ, प्रॉपर ट्रेडर की तरह हो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब जब तक है तब तक कुछ नहीं हो सकता।
और ये अपना कलकत्ता फोर्टिफिकेशन वगैरह करना शुरू करते हैं, लेकिन इनकी दिल्ली इच्छा पूरी जाती है 1707 में। 1707 में क्या होता है, 1707 में औरंगजेब डाइड, और औरंगजेब के मरने के बाद यहां से मुगल एम्पायर का विघटन शुरू हो जाता है, मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई स्ट्रांग रूलर नहीं आता है। और यही दिली इच्छा थी अंग्रेजों की कि औरंगजेब मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन करे। लेकिन मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन करती तो ऐसा नहीं है कि अल्टीमेटली यहाँ पे कोई अनार्की या फिर कोई कैओस क्रिएट हो जाता है। छोटे छोटे बहुत सारे बड़े छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम्स इमर्ज हो जाते हैं जो बहुत पावरफुल है, जैसे अवध स्टार्टिंग में, उसका बाद हैदराबाद, बंगाल खुद अलीवर्दी खान वगैरह के अंडर में आके मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान के बहुत स्ट्रांग पावरफुल किंगडम जो कि बहुत अच्छा टक्कर देगा। इसके अलावा मराठास वगैरह। तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद हाँ ब्रिटिशर्स के लिए आसान तो हो जाता है, लेकिन जो इसके बाद जो छोटे छोटे स्टेट्स इमर्ज होते हैं एम्पायर के विघटन के बाद, इनफैक्ट मराठा तो खुद एम्पायर तक बन जाता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज देंगे। सो यहां तक हमने देख लिया, हमने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लिया और हमने औरंगजेब को देख लिया। बेसिकली 1707 के बाद से ही वी सी कि मॉडर्न इंडिया, भारत कॉन्टेक्स्ट में हम 1707 के बाद से ही मानते हैं, ठीक है। और बचा हमारा फ्रेंच, तो फ्रेंच बहुत छोटा सा है क्योंकि 1664 में फ्रेंच वाले आते हैं और 1760 में इनका ऑलमोस्ट समाप्ति हो जाती है भारत से। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ये बहुत ही छोटा रोल प्ले करते हैं, बस 3-4 लोकेशन भारत में, माही, यानम, करिकाल, वहां पे ये लोग रहते हैं। जब मैं ब्रिटिश के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं इसको पढ़ा दूंगा कैसे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ये दोनों आपस में जो राइवलरी इनकी चलती है 1740 के दशक में, वो राइवलरी कैसे रोल प्ले करी या कैसे ये अंग्रेजों को ट्रेन कर रही है कि तुम भारत में अपने आप को पॉलिटिकल पावर ग्रुप में कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो। तो दिस इज फॉर द टुडे एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाला चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कैसे मुगल पावर डिक्लाइन कर रहा है, नए नए साम्राज्य का, छोटे छोटे किंगडम्स का उदय हो रहा है, कैसे मराठा एक बहुत बड़ा एम्पायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और उसके साथ साथ ब्रिटिश कैसे इस चेंजिंग राजनीतिक समीकरण के साथ साथ अपने आप को पॉलिटिकल पावर ग्रुप में स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास। टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, क्लास नोट्स चाहिए इसका माइंड मैप के फॉर्मेट में तो हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां आपको मिल जाएगा। थैंक यू, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।